नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने नरेंद्र ध्रुव बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से रोक दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संभालेंगे और अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद या आम बैठक के निर्देशानुसार कोई अन्य कार्य या कार्य भी करेंगे। कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट मानता है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन का कामकाज किसी भी तरह के संदेह से ऊपर होना चाहिए। ऐसे महासंघों के कामकाज में शुद्धता पदों पर रहने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता खंड के संदर्भ में पूर्व मध्यस्थता संदर्भ केवल निर्देशिका है और इसे न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक रोक नहीं माना जा सकता है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी याचिका के सुनवाई योग्य होने पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं कर सकता कि न्याय निर्णय के संदर्भ की पूर्व शर्तों को पूरा नहीं किया गया था, यदि उसने विवाद को सुलझाने के प्रयास नहीं किए लेकिन समझौतों को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निर्विवाद दावे के खिलाफ सुनिश्चित या स्वीकार नहीं किए गए अविवादित हर्जाने का सेट ऑफ उचित नहीं है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी की एकल पीठ ने दोहराया कि न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 में निहित प्रक्रियात्मक कानून से अनावश्यक रूप से बाध्य नहीं होगा, जिसका मूल सिद्धांत मध्यस्थता को विवाद समाधान का प्रभावी रूप बनाना है। ये बैंक गारंटी अदायगी पीबीजी को पीबीजे में ही लागू करने के प्रावधान के विपरीत लागू नहीं किया जा सकता। उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य द्वारा संचालित नसबंदी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी गर्भवती हुई एक महिला को मुआवजे का आदेश दिया है। उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने के लिए राज्य की आलोचना करते हुए जस्टिस अरिंदम सिन्हा की एकल पीठ ने कहा, राज्य ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और ये नहीं कह सकता कि याचिकाकर्ता दी गई अंडरटेकिंग के अनुसार ये बताने में चूक गई कि उसे ऑपरेशन के बाद मासिक धर्म नहीं आया। पैराग्राफ 4 और 6 की दलीलों का विश्लेषण राज्य का समर्थन नहीं करता है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि निर्धारित समय के भीतर अपनी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करके जानबूझकर अपनी आय छिपाने के लिए एक निर्धारिती पर मुकदमा चलाया जा सकता है, भले ही निर्धारिती की ओर से देर से जमा की गई रिटर्न को राजस्व अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाता है और जिसके आधार पर मूल्यांकन आदेश पारित किया गया है। जस्टिस जी चंद्रशेखरन की एकल पीठ ने पाया कि निर्धारिती द्वारा आय को छिपाना और दबाना एक सर्वेक्षण ऑपरेशन के बाद ही सामने आया और निर्धारिती ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के तहत एक वैधानिक नोटिस जारी किए जाने के बाद ही अपना रिटर्न दाखिल किया था। इसलिए न्यायालय ने माना कि निर्धारिती ने निर्धारित समय के भीतर अपनी आयकर रिटर्न दाखिल न करके जानबूझकर अपनी वास्तविक आय को छुपाया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 में निहित प्रावधान पर फिर से विचार करने का समय आ गया है, जो मतदान समापन से पहले की 48 घंटों की अवधि से संबंधित है, जिस अवधि में सार्वजनिक सभाओं या चुनाव प्रचार आदि पर प्रतिबंध है। जस्टिस रूमी कुमारी फुकन की खंडपीठ ने उक्त टिप्पणियों के साथ 2019 लोकसभा चुनावों के दरमियान असम के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में 10 एफआईआर को रद्द कर दिया। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रविवार को गुजरात दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ और पूर्व एडीजीपी आरबी श्री कुमार को 1 जुलाई तक गुजरात पुलिस की हिरासत में भेज दिया। गुजरात पुलिस ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को मुंबई से हिरासत में लिया और उन्हें अहमदाबाद लाया गया, जबकि श्री कुमार को गांधीनगर में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी की 12 जून को जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण पीडीए द्वारा उनके घर को गिराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। ये मामला जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। अपनी याचिका में आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी फातिमा ने कहा है कि ध्वस्त घर उसके नाम पर था
और उसे उसके पिता ने उपहार में दिया था और उसके पास ध्वस्त घर के संबंध में सभी वैध दस्तावेज थे। हालांकि बिना कोई नोटिस दिए मकान को गिरा दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ का निवास स्थान मध्यस्थता की सीट का निर्धारण नहीं करेगा। जस्टिस पी श्री सुधा की एकल पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि हैदराबाद में रहने वाले एक मध्यस्थ को नियुक्त किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हैदराबाद के कोर्ट्स के पास मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों को तय करने का अधिकार क्षेत्र होगा। मामला पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को मध्यस्थ नामित करने वाला एक पत्र भेजा, जो हैदराबाद में रह रहा था। याचिकाकर्ता ने अपने उक्त नोटिस का जवाब दिया और इस कारण से मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार कर दिया कि ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसके लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता हो। राजस्थान हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने कहा, हाईकोर्ट अधिकारियों को ये निर्देश नहीं दे सकता है कि किसी विशेष परीक्षा को कब और किस तारीख को आयोजित किया जाना है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 28 जून 2022 और 29 जून 2022 को आयोजित होने वाली लैब सहायक के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख कुछ अन्य परीक्षाओं के साथ टकरा रही है, इसलिए परीक्षा की तारीख बदली जाए। इसके अतिरिक्त याचिका में मांग की गई है कि उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार लैब सहायक परीक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है और पहले के लघु पाठ्यक्रम के स्थान पर कई नए विषयों वाले एक लंबे पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।